नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के D30 में। आज की तारीख है 11 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज में के D30 में इतिहास के प्रश्नों को। इतिहास में हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 20 प्रश्न इस पे देखेंगे, 10 क्वेश्चन आजकल के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और इन प्रश्नों की 30 प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है, इसमें डेली का डेली जीएस और करंट अफेयर का जो आप पोर्शन पढ़ रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे पसंद करेंगे और पसंद अगर करेंगे तो इसको लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे उन सभी तक जिनको इसकी आवश्यकता है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रोज शाम को 8 बजे ये डेली 30 प्रोग्राम आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन राजा है? ये राजा थे अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख है? मौर्यकालीन शासक थे और अभिलेख जो इन्होंने है, बहुत सारे अभिलेख स्थापित कराए, उसमें एक अभिलेख है रुम्मनदेही। उससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पर आया और उस स्थान की पूजा की जहां पर शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। यहीं पर उसने एक सुदृढ़ दीवार भी पत्थर की बनवाई थी, एक घोड़े की मूर्ति और स्तंभ की स्थापना भी यहाँ पर उसने करवाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ए अशोक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास, पिट हाउस के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जो पिट हाउस है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बुर्जहोम कश्मीर में स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। आपसे पूछा जाएगा किस काल का है, तो नौपाषाण काल का है। और गुप्त और बुर्जहोम, यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछी जाती है कि कब्रों में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल के लिए। नियोलिथिक शब्द का अगर आपसे पूछा जाए प्रयोग किसने किया था, तो ये जॉन लुबाक था, जिसने 1865 में किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किसके बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्फटिक के बने थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व पाषाण काल के विपरीत क्वार्टजाइट प्रमुख कच्चा माल था इसमें, इस काल में। और इस मध्य पूर्व पाषाण काल में अधिकांश क्षेत्रों ने 100% जैस्पर, चर्ट या इसी तरीके के चमकदार सैल अपना लिए थे। जो क्वार्टजाइट या स्फटिक है, ये है क्या अगर आपसे पूछा जाए, तो एक खनिज है। यह रेत तथा ग्रेनाइट का मुख्य घटक है और पृथ्वी के महाद्वीपीय भूप्रपटी यानी जो क्रस्ट है, उस पर क्वार्ट जो है, ये दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज भी है और पहला वैसे फेल्सपार है। तो ये स्फटिक ध्यान रखिएगा कि स्फटिक के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? पहला है जीवाश्म, दूसरा है हाथ की कुल्हाड़ियां, तीसरा है मृदभांड और अस्थि अवशेष। पूछा जा रहा है कि स्रोत सामग्री के रूप में कौन सा उपयोगी है शिल्पों में से जो ये शिल्प दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा स्रोत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो जीवाश्म है, जिसमें जो हाथ की कुल्हाड़ी है और जो अस्थि पंजर है, इसको हम क्या करते हैं, स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा जो मृदभांड है, ये प्रागैतिहासिक काल की विशेषता नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चार कथन दिए हैं। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। क्या परिचित था? ये जो पहला ही प्रश्न है, जो स्टेटमेंट है, यही गलत है इस प्रश्न का। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, तो यही गलत है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था। बाकी के तीन स्टेटमेंट, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कन्नूर जिलों में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, ये सही है। कैमूर श्रेणी में मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्साला मिली, ये सही है। और उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। ये तीनों सही है। अब जो ये अग्नि था, ये कब की विशेषता है, ये भी जान लेना चाहिए। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, या कह सकते हैं नवपाषाण काल, दोनों में आप प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अंतिम चरण मध्य पाषाण काल का या नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग जो है, उससे मानव परिचित हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी?
कौन सा वो स्थान था जहां पर ये खोज हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है पल्लावरम। कौन सा स्थान? पल्लावरम। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के एक विद्वान थे, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। उन्होंने मद्रास में एक स्थान था पल्लावरम, वहां पर पुरापाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के बारे में भी पूछा जाता है कि ये कौन थे, तो ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री थे और पुरातत्व वेत्ता थे, है ना। कैटलॉग रेसी और इंडियन प्रीहिस्टोरिक एंड प्रोहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स, ये इनकी किताबें हैं, इनकी कृतियां हैं, जिसमें ये सब जानकारियां हमको मिलती हैं। तो पल्लावरम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो है वो कहां पर स्थित है? प्रागैतिहासिक काल का यह स्थल है मेहरगढ़। ये स्थित कहां है? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है मेहरगढ़, पाकिस्तान में एक स्टेट पड़ता है बलूचिस्तान, वहां पर यह स्थित है ना। और यहां से कृषक समुदायों के उद्भव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। आपसे पूछा जाए कि कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप मेहरगढ़ बताएंगे। मेहरगढ़ से गेहूं, है ना, जौ, ये सब खेती के प्रमाण मिले हैं, इसकी किस्मों के प्रमाण मिले हैं। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी इसको मेहरगढ़ को कहा जाता है। द्वितीय काल में गेहूं, जौ, अंगूर, कपास को खेतों के प्रमाण के मतलब यहाँ पे मिले हैं कि यहाँ पे उगाया जाता था। और पुराविद जो है वो मानते हैं कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ एवं कपास की खेती की तकनीक थी वो मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही ग्रहण की थी। तो इस तरीके से याद रखिए ये पश्चिमी बलूचिस्तान और इंपॉर्टेंट है ये मेहरगढ़ किसके लिए जाना जाता है ये हमने देख लिया। अगला जो प्रश्न है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका एक कृति है, एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं कौन? हेरोडोट्स की पुस्तक है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोट्स को, और ये इनकी कृति है हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के जो संबंध थे उन संबंधों को वर्णित किया। हेरोडोट्स के अनुसार डेरियस प्रथम ने फारस के एक यूनानी सैनिक स्काइलैक्स को सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था और उसे सिंधु नदी से इराक तक का जलमार्ग उसने खोज निकाला था। तो हेरोडोट्स की पुस्तक है हिस्टोरिका, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत में किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य पर यह प्रकाश डालता है। यूनानी ग्रंथ है, लेखक का नाम इसका अज्ञात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो अज्ञात में आप इसको डालेंगे कि इसका लेखक जो है अज्ञात है और यूनान का रहने वाला लेखक था, बस इतना पता है। बाद में मिस्र में जाकर रहने लगा था, इतना पता है। और उसने भारतीय बंदरगाहों के नाम, इनसे संबंधित आयात निर्यात की वस्तुएं, इन सब चीजों का वर्णन किया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ काल दिया हुआ है सूची फर्स्ट में, ये सूची फर्स्ट इधर लिखा होना चाहिए, सूची सेकंड ये शिफ्ट हो गई, ये इधर होना चाहिए। पूरा पाषाण काल, और ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, और ये चार ये ऑप्शन इधर होने चाहिए, ये वाले जो ये वाले हैं। तो ये आपको सुमेलित करने हैं। चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के रूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण पुरापाषाण काल। इस युग के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो आपसे पूछी जा रही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये हमको देखना है। A3B2C4D1। तो देखिए ए का 3 यानी कि जो पुरापाषाण काल था, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, 2 यानी कि नदी तट अधिवास मध्यकाल में, और पुरापाषाण काल में यानी शैलाश्रय अधिवास, है ना। तो 3, 2 और सी का 4 नवपाषाण काल, ये गर्त आवास, और ताम्र पाषाण युग की विशेषता है शैलाश्रय निवास। ठीक है, तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का, सॉरी ये कच्चे एवं पक्के मकान, ये हो जाएगा ये। तो ये ऐसे आप सुमेलित कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या है? A3B2C4D1, A3B2C4 और D1। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है ना? फलक कल्चर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़े से अलग से जो प्रश्न होते हैं वो कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो फलक संस्कृति है ये मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है ना। जैसे स्क्रैपर है, ब्यूरिन है, बेधक है ना, तो ये सब इसमें आते हैं। किसी किसी स्थान पर लघुकाय सुंदर हैंडेक्स और क्लीवर उपकरण भी इसमें मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता है। और ये मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? शिशुपालगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का यह स्थल है, नगरीय स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। और शिशुपालगढ़ स्थित कहां पर है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। शिशुपालगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर उड़ीसा, मतलब उड़ीसा के पास में भुवनेश्वर नगर से लगभग 150 मील की दूरी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये कलिंग की राजधानी भी था। भुवनेश्वर के निकट इस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष मिले हैं, है ना। और 1949 में इसका विस्तृत उत्खनन किया गया था। शिशुपालगढ़ से दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ का दुर्ग लगभग वर्गाकार था, ठीक है। और यहाँ पे जब उत्खनन किया गया तो हाथी का दांत का एक विशाल मनका भी यहाँ पर मिला है जो प्रसिद्ध है। और कमल पुष्प भी यहाँ पर बना हुआ मिला है। 2 हंस बने मिले हैं और कर्णभरण काफी संख्या में यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और 31 सिक्के भी शिशुपालगढ़ की खुदाई से प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके बारे में थी, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ठीक है, तो कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का जो वर्णन है वो करता है वावेरू जातक। वावेरू जातक भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वावेरू जातक, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? गंगा के मैदान में जो मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष है वो कहाँ मिला है? तो ये मिला है कालपी में, ठीक है। कालपी ये जालौन में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से हाथी की सूंड का जीवाश्म और 45,000 वर्ष पुराने औजार प्राप्त हुए हैं। और ये स्थल जो है यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। तो गंगा के मैदान में तो ये आ ही जाएगा क्योंकि यमुना गंगा की सहायक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कालपी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ये स्थित है। और पूर्व ताम पाषाण संस्कृति एवं प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लगभग 6000 ईसा पूर्व से इनकी अवधि प्रारंभ होती है। गेहूं, जौ तथा कपास की किस्में भी यहाँ से मिली हैं कि ये उपजाई जाती थी। और यहाँ से कच्ची ईंटों से बने आयताकार मकानों एवं मृदभांडों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्राचीनतम प्रमाण अस्थायी जीवन के, तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुआ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखैया। मोरहना के नजदीक है लेखैया। तो लेखैया शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। 17 मानव समाधान यहाँ पे प्राप्त हुए थे। कैमूर की पहाड़ी में यह स्थान स्थित है। तो लेखैया आपको ध्यान में रखना है, बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, ठीक है। संत कबीर नगर जो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर स्थित है लहुरा देव। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व की गेहूं की साक्ष्य मिले हैं। जबकि जो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कोल्डीवा है, जो इलाहाबाद जिले में स्थित है, बेलन नदी की घाटी में। और यहाँ से चावल की भूसी बरामद हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, प्राचीनतम कृषि अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये लहुरा देव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा प्राचीनतम जो ये चावल के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कोल्डीवा हो जाएगा, है ना। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर पूछा जाए तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है, ठीक है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कृषि साक्ष्य वाला जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य तो लहुरा देव है। अगर लहुरा देव नहीं दिया रहेगा तो आप मेहरगढ़, जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तो मेहरगढ़।
अब उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो लौहरादेव होगा, भारत में पूछा जाएगा तो लौहरादेव होगा, लौहरादेव नहीं रहेगा अगर महाद्वीप में पूछा जाएगा, उपमहाद्वीप में, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, बाकी ये लौहरादेव सही इसका उत्तर है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मिलता है नर्मदा घाटी में। ठीक है, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पर मिलता है, और 1982 में इसकी खोज हुई थी, और ये साक्ष्य है प्राचीनतम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला जो प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्यान्नों की जो कृषि है ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम जो नवपाषाण काल था वहीं पे खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया उस काल में, और मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ था इसी समय। तो नवपाषाण काल आप याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कहां पर है? तो पशुपालन के जो प्रमाण मध्य पाषाण काल में मिले हैं वह स्थान पड़ता है आदमगढ़ में। ठीक है, और ये होशंगाबाद पड़ता है मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा। 1 मिनट, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश, और एक स्थान और पड़ता है बागौर, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो एक आदमगढ़ और एक बागौर, इन दोनों को याद रखिएगा। आदमगढ़ जब आपसे पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश, और बागौर पूछा जाए तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? करंट अफेयर के प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। हाँ, कल जिन्होंने टेस्ट दिया था उनके टॉपर की लिस्ट आज मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, टॉप 10 की। बाकी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने आएगी। और मैं बताना चाहता हूं कि तीनों के 3 स्थान जो शुरू किए हैं वो लड़कियों ने ग्रहण कर रखे हैं, तो लड़कों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। तो करंट अफेयर को डिस्कस करने के बाद मैं इसको लास्ट में लिस्ट डिस्कस करूंगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन आभासी हुआ है दिल्ली से, इसमें आभासी वर्चुअली इसको संपन्न किया गया है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसका क्या है? थीम है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सम्मेलन है 2003 से नियमित मनाया जा रहा है, 2015 में इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है विदेश मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, और विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जो जुड़ाव है उसको बनाए रखने के लिए इसको मनाया जाता है। एक वीडियो भी मैंने इस पे डाला था आईएएस प्रेप एकेडमी वाले चैनल पे, तो आप इस पे देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक विकास योजना JNK-IDS 2021 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, ये योजना भारत सरकार द्वारा पहली बार ब्लॉक स्तर पर शुरू की जा रही औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोजित योजना है केंद्रीय सरकार की, और ब्लॉक स्तर पर ऐसा पहली बार किया जा रहा है। तो इस योजना में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूदा उद्योग के विकास हेतु 5 सालों के लिए 5% की दर से कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। और प्रस्तावित जो योजना है इसमें 2020-21 से 2036-37 के लिए 28,400 करोड़ रुपए है ना, इस अवधि में प्रस्तावित किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार द्वारा राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की गई है? कौन सी सरकार है जिसने ऐसा किया है? तो हिंसाएं वो पूर्वोत्तर में होती रहती हैं। त्रिपुरा सरकार द्वारा राजनीतिक हिंसा में, अगर राजनीतिक हिंसा कोई हो रही है और वहां पर उसमें कोई मारा जाता है तो उसके परिजनों को नौकरी मिलेगी। त्रिपुरा सरकार की नई योजना के तहत ये अभी पास किया गया है, और वहां के ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां के मंत्रिमंडल ने इसको पास किया है। और इस योजना के तहत अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे परिवारों के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उससे रिलेटिव जितने उसके हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई, किस तिथि को शुरू की गई? और इस तिथि को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये तिथि है 7 जनवरी 2021। दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन इसमें शुरू की गई है 7 जनवरी को। मोदी जी ने इसको शुरू किया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा संचालित ये पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये, तो ये ध्यान रखिएगा 7 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट है।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? तो लद्दाख में ये कार्य किए जाएंगे और ये जो पैनल है ये गठित किया गया है किशन रेड्डी की अध्यक्षता में। ये पैनल जो है ये भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए कार्य करेगा और अध्यक्ष इसके हैं किशन रेड्डी। तो इसका जो ऑप्शन है बी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, फतह 1 जिसका सफल परीक्षण किया गया वो किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? नाम से आपको पता चल गया होगा ये किसकी है, पाकिस्तान की। और गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ये है। और फतह 1 की जो लक्षित दूरी है कि कितना ये सक्षम है, तो 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में ये सक्षम है पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, फतह नाम से ये पाकिस्तान याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? भारतीय अमेरिकी हैं ये और इनको अभी पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है किस देश की सेना का? तो अमेरिकी है, अगर भारतीय अमेरिकी तो अमेरिका में प्रोबेबिलिटी है और यहीं पे इनको किया गया है। अमेरिका सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में ये नियुक्त होने वाले व्यक्ति बने भारतीय अमेरिकी और 3 सितारा जनरल के समान ये रैंक है। जुलाई 2020 में इनको बनाया गया था इस पद को और अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी ये करेंगे। ध्यान रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? धिया दी लोहड़ी और बसेरा, ये नाम से ही आपको पता होगा कि ये पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं कई घोषित की। उसके अंतर्गत धिया दी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह में बालिकाओं को समर्पित किया गया है इसको और उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है। इसके अलावा झुग्गी वासियों के लिए बसेरा कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू किया है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, ये पंजाब से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, NFHS5 के प्रतिकूल रिजल्ट्स की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो कौन गठित पैनल का प्रमुख है ये नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रीति पन्त। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 ये होने वाला है। इसके मतलब ये जो 5 है इसके बारे में, होने वाला नहीं, के बारे में प्रतिकूल प्रमाणों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। संयुक्त सचिव हैं प्रीति पन्त, उन्हीं की अध्यक्षता में ये गठित किया गया है। कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया और सी सेक्शन से जुड़े कारकों को सुधारने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश ये करेगा, है ना। दवा पोषण विशेषज्ञ और राज्य कार्यक्रम अधिकारी जो है इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये प्रीति पन्त, याद रखिएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद में हम टॉपर्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे। NSSO के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी वृद्धि या संकुचन कितनी होगी या होगा? तो ये NSSO ने यह अग्रिम अनुमान जारी किया है। जीडीपी वृद्धि का संकुचन, वृद्धि या संकुचन की बात हो रही है तो कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7.7%। भारत में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% की गिरावट होने का अनुमान है। ध्यान रखिए, गिरावट की बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष में कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में संकुचन का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.4%, कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% की वृद्धि का अनुमान है। तो कृषि में बढ़ोतरी हो रही है, बाकी सब में घटोतरी हो रही है। तो टोटल ये 7.7% याद रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम टॉपर की लिस्ट, जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, वीकली टेस्ट होता है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैंने देखा है उनका रिजल्ट बड़ा शानदार रहता है। जो इसके टॉपर होते हैं और जो टेस्ट सीरीज के टॉपर मैंने देखा है टॉप 50 में रहते हैं, उसमें लगभग सबका प्री हो ही जाता है। तो उस लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 लोगों ने टॉप किया है, सेम रैंक है दोनों लोगों की, सेम क्वेश्चन सही है इनके। एक है वंदना और एक है नेहा राजपूत। और ये ऊपर नीचे नाम भले लिखा है लेकिन इनके मार्क्स देखिए, मार्क्स इनके इक्वल है 98 और 98। इन दोनों लोगों की रैंक फर्स्ट आई है और सेकंड रैंक पर है 95 मार्क्स के साथ। देखिए इन लोगों ने 75 क्वेश्चन किया, 74 सही, 75 किया 74 सही। रश्मि गुप्ता ने 75 किया, 72 सही है। तो दूसरा रैंक रहा है रश्मि गुप्ता का।
तीसरे रैंक पे ब्रजेश वाजपेयी हैं, इनके 88 मार्क्स हैं और 88 मार्क्स के साथ ये तीसरे रैंक पर हैं। और चौथे रैंक पे आपके आते हैं श्रीकांत जी 82 मार्क्स के साथ। गौरव जैन 5वें रैंक पे हैं 80 मार्क्स के साथ। और 5वें रैंक पर गरिमा सिंह भी है 80 मार्क्स के साथ। इन लोगों ने 75 क्वेश्चन में 64 क्वेश्चन सही किए हैं। अभय की छठी रैंक है 77 मार्क्स के साथ और कंचन त्रिपाठी की भी छठी रैंक है 77 मार्क्स के साथ। रामचंद्र की 77 मार्क्स इनके भी आ रहे हैं तो इनकी भी छठी रैंक है। और अगले हैं ये करिश्मा, करिश्मा के 70 मार्क्स के साथ 7वीं रैंक है। प्रियंका चतुर्वेदी 66 मार्क्स के साथ 8वीं रैंक। एकता यादव और गौरी, ये दो लोगों के 59 मार्क्स आए हैं, इनकी 9वीं रैंक है। और फिर ये श्रीकांत नवीन, इनकी 10वीं रैंक आ रही है। फिर अभिषेक यादव की 11वीं रैंक है एंड सो ऑन, आगे ऐसे रैंक है। तो इन टॉपर्स को बधाई। अगर ये दो आगे के और टेस्ट में ये टॉप करते हैं, टॉप 3 में इनका स्थान आता है, तो जो भी टेस्ट सीरीज इनके एग्जाम के लायक होगी, जो इनको जरूरत होगी, वो टेस्ट सीरीज हम उनको फ्री में पुरस्कार स्वरूप प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए और ऐसे टॉप करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व की बात ये कार्यक्रम बंद ना हो पाए। व्यूज जरूरी है कार्यक्रम चलाने के लिए, क्योंकि उससे एक मिलता है एनर्जी का एक पैकेज, जिससे पता चलता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो लाभदायक है, लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। बहुत कम जब व्यूज आते हैं, जैसे उस चैनल से यहाँ पे शिफ्ट किया गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पसंद करते थे, सैकड़ों मैसेज आए, लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग भी केयर करिए, इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।